यहाँ कई लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, और यहाँ कई लोगों ने मेरा जिक्र इस अंदाज से किया कि मैं खुद को अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं छोटा सा मुख्तसर तरीके से बता देता हूँ कि मैं एक स्कूल टीचर था। टीचिंग मुझे रास नहीं आई तो मैं जर्नलिज्म में आ गया। जर्नलिज्म मैं जानता नहीं था, वो मैंने बैठकर स्कूल में सीखा, एक अखबार के दफ्तर में, और वहीं से फिर जर्नलिज्म करता हुआ मैंने अपना अखबार निकाला। मैं आज की नस्ल को बताना चाहता हूँ जो लाखों करोड़ों की बात करते हैं कोई भी चैनल चलाने के लिए या कोई भी उर्दू अखबार या हिंदी अखबार या निकालने के लिए। मैंने अखबार-ए-नौ 400 रुपये से शुरू किया था, और जिस वक्त मैंने अखबार-ए-नौ शुरू किया था तो कुछ दोस्तों से ये वादा लिया था कि वो मेरे अखबार के लिए कुछ इश्तहारों का बंदोबस्त कर देंगे। वो कहते थे हम पैसे दे देते हैं आपको, आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो फिर आपकी तारीफ लिखनी पड़ेगी। इश्तहार दिलवा लीजिए जिसमें आपके पैसे नहीं होंगे, कोई आपकी वजह से इश्तहार दे देगा तो दे देगा। कुछ अरसे अखबार चलाया। 1-1.5 साल के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया उर्दू में। सेकंड लार्जेस्ट उर्दू वीकली इंडिया में अखबार-ए-नौ को ये एजाज़ हासिल हुआ, और फिर मुझे कभी इश्तहारों की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपने अखबार की सेल से अपने अखराजात पूरे कर लेता था, और इत्तेफाक से उर्दू के सहाफ़ियों को तनख्वाह मिलती भी नहीं है। खुद मैंने भी वो दौर देखा है। एक अखबार में मैं काम करता था, कुछ इख्तिलाफ राय हुआ, मैंने वो अखबार छोड़ दिया। अभी आपको चौंकना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक बड़े उर्दू के सहाफ़ी थे सलामत अली मेहदी साहब, उन्होंने दिल्ली से बुनियाद वीकली का शुरुआत की थी। वो कहीं मुझे मिल गए, किसी ने उनसे कहा कि ये मीम अफजल हैं, कलम रगड़ते हैं, उर्दू थोड़ी बहुत जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो फलां अखबार में काम करते थे। मैं कहा जी हाँ बिल्कुल। तो आप मेरे आ जाइए। मैं उस ज़माने में टीचिंग में था, लेकिन उर्दू जर्नलिज्म में मेरा शौक़ था। तो मैंने कहा बहुत बेहतर। तो कहने लगे आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी? मैंने कहा 300 रुपये। कहने बस आधी दे देंगे इसकी। और उन्होंने कभी 150 रुपये मुझे पूरे नहीं दिए, चूँकि उनको एक शौक़ था, वो शाम को पूरा करते थे, शुगल था। उनकी बुराई में नहीं, सारे उर्दू के हमारे पुराने लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो मुझे तनख्वाह कभी महीने के अंदर 150 रुपये नहीं मिली, हमेशा 50 रुपये की शक्ल में मिलती थी किस्तों में। ये बताने का मतलब ये था कि जो आज लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारी नस्ल ने कितनी मेहनत की है। उसके बाद अखबार निकालते रहे, और अखबार काफ़ी बड़ा अखबार बन गया। फिर सियासत में दाखिला हो गया। सियासत में दाखिल होने के सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर मौका मिला और मैं राज्यसभा में आ गया। लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, हार गया। तो अंदाज़ा ये हुआ कि मैं लोकसभा का आदमी नहीं हूँ। मैं जर्नलिज्म का जो कीड़ा मेरे अंदर है वो मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाने देगा। मैं अवामी तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लड़ा मैंने लोकसभा का इलेक्शन, बहुत बुरी तरह नहीं हारा, दूसरे नंबर पर रहा। हालांकि बहुत बुरी तरह हारना चाहिए था, क्योंकि पैसे नहीं थे उस वक्त। पार्लियामेंट में आ गया। पार्लियामेंट के अंदर कुछ छोटा मोटा परफॉर्मेंस किया, और फिर आई.के. गुजराल साहब की नज़र पड़ी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमको सफ़ीर बना करके बाहर भेजना चाहता हूँ। मैं कहा साहब, सफ़ीर तो IFS ऑफिसर्स होते हैं जो हमारी एजुकेशन का सबसे क्रीमी लेयर कह लीजिए उनको, वो लोग होते हैं। तो आप मुझे कहाँ बना के भेजना है?
और जब वो रिटायरमेंट से पहले 8-10 साल पहले लोग एम्बेसडर बनते हैं, आप मुझे वहाँ भेजना चाहते हैं। उनका नहीं, आपको जाना होगा और ये मेरा आपको हुक्म है। तो मुझे यमन में उन्होंने सफ़ीर बना दिया, लेकिन मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती कि जब मैं जाने वाला था तो 8 दिन पहले सरकार गिर गई और मैं जा नहीं सका। कांग्रेस में आने के बाद वहाँ मुझे ये मौके फिर दोबारा हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझको ये मौका दिया और मैं 4 मुल्कों में सफ़ीर के तौर पर काम किया। तो मैं ये बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का पहला और अभी तक आखिरी उर्दू सहाफ़ी हूँ जो एम्बेसडर बन कर गया। और मैं दिल्ली का दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाला एम्बेसडर हूँ जो पॉलिटिकल अपॉइंटी है। पहले आसिफ अली बैरिस्टर साहब एम्बेसडर हुए और उसके बाद 57 साल के बाद मुझे ये मौका मिला और अभी तक किसी और को ये मौका मिला नहीं है। और जो हालात है उसमें मुझे लगता है मौके की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। मेरा पीरियड भी सबसे लंबा रहा। मेरे गुरु रहे आई.के. गुजराल साहब। उन्होंने रूस में एम्बेसडर की हैसियत से काम किया। उनकी जो मुद्दत थी वो शायद 5 साल थी। 2 टर्म या 2.5 टर्म उनके हुए थे। मैंने 5.5 साल एम्बेसडरशिप की और उसके बाद फिर मैं वापस आया। ये भी एक रिकॉर्ड है। ये सब बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ। ये बताने का मकसद ये है कि जो आपने बताया कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए हैं, पीएचडी हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, जिनको आप अवार्ड भी देने वाले हैं, उनको एक हौसला मिले कि जर्नलिज्म से आदमी, चूँकि जर्नलिस्ट का जहन बहुत खुला हुआ होता है, ये उसको फ़ायदा भी पहुंचाता है और ये उसको नुकसान भी पहुंचाता है बहुत। और इसका नुकसान बहुत जगहों पर उठाया। हमने भी कुछ जगहों पर इसका नुकसान उठाया। गर्ज ये कि मैं सहाफ़त से सियासत, तो सियासत से सिफारत, और फिर सियासत से सिफारत के बाद वापस आने के बाद दोबारा सियासत में आया और कांग्रेस में वापस आने के बाद मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया और पिछले 12 साल से मैं ये खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अब जर्नलिज्म से बड़ी ज़बरदस्त शिकायत है, लेकिन मुझे एक बात कहने में कोई शर्म महसूस नहीं होती कि आज जो सच्चाई उर्दू की सहाफ़त में आपको मिल जाएगी वो हिंदी, अंग्रेजी या दूसरी बहुत सी ज़बानों में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ अभी बात हो रही थी कि अखबार पढ़ने वाले कम हो गए हैं। फिर ये भी ख्वाजा साहब ने बताया कि उर्दू कितनी तरक्की कर रही है पूरी दुनिया में। मैं 70 से ज़्यादा मुल्कों में गया हूँ। कुछ मुल्कों में मैं कई बार गया हूँ। एक मुल्क तो ऐसा है जिसमें कम से कम 30 विजिट मेरे हो चुके हैं। तो मैंने बहुत दुनिया भी देखी है और पूरा हिंदुस्तान भी देखा है। उर्दू यकीनन सब जगह है, लेकिन इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर खुश होने के लिए कुछ ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। जब हमने अखबार निकाला था तब भी हम ये अपील करते थे कि खुदा के वास्ते एक पान खाना बंद कर दो, एक पान की कीमत जो है उसमें उर्दू अखबार ख़रीद लो तो उर्दू आगे बढ़ जाएगी। और आज भी यही अपीलें जो हैं हो रही हैं। असल में उर्दू अखबार चलाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती थी। पहले तो उर्दू अखबार लिखना, उसको पेपर पर उतारना, फिर उसको बेचना, और उसमें कुछ सारे जो कारोबारी
पहलू होते हैं उसको सामने रखें तो बहुत मुश्किल थी।